हाय, मेरा नाम है जैसोनी और इस वीडियो में रिव्यू करूंगा रीच मोबाइल के रीच ओप्यूलेंट का। तो पहले हम बात करेंगे इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये जो फ़ोन जो है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है और वो भी बिना बैटरी के। जब बैटरी लगी नहीं होती तब भी हाथ में हैवी फील होता है। ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इसके अंदर की फ्रेम मेटल की हो, लेकिन 3,000 रुपये में आपको अंदर की फ्रेम मेटल की मिले ऐसा मुश्किल है। तो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि ये इतना हैवी क्यों है, लेकिन हैवी तो है। फिर बात करते हैं इसके पोर्ट बटन और जो भी स्लॉट वगैरह जो फ़ोन में आते हैं उसके बारे में। अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी बैटरी है जो कि 250 mAh की है और ये इसका स्पीकर है। इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी। और ये जो स्लॉट है, ऐसा स्लॉट मैंने इससे पहले कभी किसी फ़ोन में यूज़ नहीं किया। ऐसा तो किया है जिसमें ऊपर सिम लगती है और नीचे माइक्रो एसडी कार्ड लगता है, या फिर इसका उल्टा। लेकिन ऐसा स्लॉट कभी यूज़ नहीं किया जो एक ही स्लॉट में 2 सिम स्लॉट भी हो और नीचे उसमें माइक्रो एसडी कार्ड भी लगता हो। और मैं आपको एक ही बार के यूज़ में आपको बता सकता हूँ कि ये स्लॉट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही बेकार टाइप का ये स्लॉट है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने फ़ोन की सिम बहुत बदलते हैं, बार-बार बदलते हैं, तो आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और आपको ये खरीदना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये जो बीच वाला जो स्लॉट है इसमें माइक्रो सिम जाती है, उसमें से बड़ी मुश्किल से सिम बाहर आती है, एक बार अंदर चली जाती है तो वैसे भी। तो आप सिम निकालने के चक्कर में अपने बाल नोच दें, इससे अच्छा तो आप ये फ़ोन ही ना खरीदें। सिर्फ़ जिस एक सिम स्लॉट की वजह से ही मैं इस फ़ोन को खरीदने से मना कर सकता हूँ आपको। पर ख़ैर, जिन लोगों का बजट कम है वो लोग ऐसे सिम स्लॉट के साथ रह सकते हैं, उन लोगों के लिए फ़ोन ठीक है, और क्या कहूँ। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सिम स्लॉट बहुत ही ज़्यादा बेकार सिम स्लॉट है। इस तरह का स्लॉट बनाना ही नहीं चाहिए। और इसके बैक में ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ, और रीच कंपनी का लोगो है और ओपुलेंट नाम लिखा हुआ है जो कि फ़ोन का नाम है। ऊपर इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक है। बॉटम में कुछ नहीं है, माइक है। राइट हैंड साइड में भी कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाया था, इसके पावर बटन और लॉक बटन और वॉल्यूम बटन लेफ्ट हैंड साइड में है। फ्रंट में इसके 5 इंच की IPS LCD HD डिस्प्ले है और एक 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ये आपका ईयर पीस है और 3 कैपेसिटिव टच बटन है जो कि ग्लो नहीं करते हैं। अगर अंधेरे में आपको इनको टच करने में मुश्किल हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। रीच कोजेंट से तो कई गुना अच्छे हैं। एक तो मैंने आपको बताया इसके सिम स्लॉट के बारे में। अब मैं आपको दो और परेशानियां बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में। पहली परेशानी ये कि इसका टच रिस्पॉन्स रीच कोजेंट के जैसा ही इतना अच्छा नहीं है। बड़ी आपको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है फ़ोन पे। और ये जो बटन का रिस्पॉन्स है ये भी इतना कुछ खास नहीं है। बहुत ही आपको एकदम ही प्रिसाइज, एकदम ही बिल्कुल एग्जैक्टली बटन पे ही प्रेस करना पड़ेगा जहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, और उधर भी थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा तभी ये रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें डबल टैप टू वेक वाला भी फीचर है। ये इसमें स्मार्ट जेस्चर है, उसमें ये फीचर है जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये हम जाएंगे सेटिंग्स में। ये देखिए, ये इसमें स्मार्ट जेस्चर में इसमें ये सारे फीचर हैं। स्क्रीन ऑन डबल क्लिक टू वेक, आप म्यूज़िक चला सकते हैं स्क्रीन पे ऐसे एम लिख के, अगर आप इस फीचर को ऑन करेंगे तो। और ऐसे स्लाइड करके आप गाना बदल सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेटर चुन के एक जेस्चर इसमें डाल सकते हैं जैसा कि आपका मन करे। और स्क्रीन ऑन में सिर्फ एक ही जेस्चर है, स्क्रीन ऑफ डबल क्लिक होम टू लॉक, जो कि ये है। तो ये एक अच्छी फीचर है इस फ़ोन में। बाकी की सारी सेटिंग स्टैंडर्ड एंड्रॉयड सेटिंग है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक चीज़ मैं आपको इस फ़ोन में और बता देता हूँ, जो स्टोरेज में है, इस फ़ोन में भी रीच कोजेंट के जैसे प्रेफर्ड इंस्टॉल लोकेशन का ऑप्शन आता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको रिमूवेबल SD कार्ड पर सेट करते हैं तो आप एप्लीकेशन और गेम वगैरह इसके SD कार्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम का फीचर है, जो बहुत कम फ़ोनों में आता है लेकिन इस फ़ोन में है। तो ये एक अच्छी बात है इस फ़ोन के बारे में। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये USB OTG सपोर्ट करता है क्या नहीं। मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
इधर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इधर भी नहीं, तो इसका मतलब ये USB OTG सपोर्ट नहीं करता है। तो ये एक फीचर कम हो गया इसमें, लेकिन उसकी जगह ये जो प्रेफर्ड इंस्टॉल लोकेशन जो फीचर है ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानता हूँ USB OTG से। और मैं आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा देता हूँ। ये है एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप और ये बहुत ही कम ब्लोटवेयर के साथ आता है। फ़ोन स्मूथ चलता है, ज़्यादा कभी स्टटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इस पर, क्योंकि इसका प्रोसेसर इतना भी कुछ पावरफुल नहीं है, भले ही इसमें 1 GB रैम है, लेकिन प्रोसेसर इसका इतना पावरफुल नहीं है। तो कभी कभार जब अगर आप इसमें एक टाइम पे 2 एप्लीकेशन चलाएंगे तो फ़ोन स्टटर करना या अटकना चालू कर देता है। स्टटर का मतलब ही हिंदी में यही होता है, अटक अटक के बोलना या चलना। मैं आपको इसका एग्जैक्ट चिपसेट दिखा देता हूँ अब AnTuTu के थ्रू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका CPU या चिपसेट मॉडल है स्पेक्ट्रम SC7731, सेम चिपसेट जो कि रीच कोजेंट में है, जिसमें क्वाड कोर कोर्टेक्स A7 प्रोसेसर है 1.3 गीगाहर्ट्ज का, और GPU है Mali 400 MP। इसकी स्क्रीन जो है वो HD रेजोल्यूशन की है, जो कि आप सबको बता ही दी थी मैंने अभी। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। सेंसर में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और एक्सेलरेशन का सेंसर है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जायरोस्कोप, और ये बोला नॉट सपोर्टेड, बट इसके बॉक्स में जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंसर G सेंसर। अब ये जायरोस्कोप ही है या अदर और कोई सेंसर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बॉक्स पे तो लिखा हुआ है G सेंसर। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कितने मल्टी टच पॉइंट ये सपोर्ट करता है। बिल्कुल इसके छोटे भाई की तरह 2 मल्टी टच पॉइंट ये सपोर्ट करता है, बस 2। अब लगे हाथ तो इसका AnTuTu स्कोर भी देख लेते हैं। तो ये है रीच ओपुलेंट का AnTuTu स्कोर 22,756, और ये लास्ट ही होगा रैंकिंग में। जैसा कि मैं रीच कोजेंट के बारे में कहा था, ये ऐसे सस्ते फ़ोन बेंचमार्क या गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए नहीं खरीदे जाते, ये बजट को देखकर खरीदे जाते हैं, और ये कभी भी बेंचमार्क में टॉप तो आ ही नहीं सकते। खैर एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था अभी, इसमें रैम कितनी मिलती है आपको 1 GB में से, तो वो भी आपको बता देता हूँ। आपको इसमें 953 MB टोटल रैम मिलती है, जिसमें से लगभग 500 MB फ्री मिलती है। अब इसका गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है एसफॉल्ट 8 जैसा कि आप देख सकते हैं, और अभी इसकी जो डिस्प्ले सेटिंग है वो मीडियम पे सेट है। और अगर आपने मैं रीच कोजेंट का गेमिंग परफॉर्मेंस देखा हो वाला वीडियो देखा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि रीच कोजेंट इस गेम को हाई सेटिंग पे स्मूथली, या फिर कम से कम ऐसा तो चला ही सकता है कि इसे आप स्मूथली खेल सकें। लेकिन इस फ़ोन में भी सेम चिपसेट है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि इस फ़ोन का डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है वो HD रेजोल्यूशन है, और उस फ़ोन का WVGA था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मुझे तो नहीं लगता इस डिफरेंस के कारण ये फ़ोन इस गेम को स्मूथली चला पाएगा HD रेजोल्यूशन पर देखते हैं क्या होता है। वेल अभी तक तो ये ठीक ठाक चला ही रहा है गेम को बिना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम के। हाई सेटिंग पे ये 3,000 रुपये का फ़ोन। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि क्योंकि ये गेम और ये चिपसेट जो है ये दोनों ही बहुत पुराने हैं, तो हो सकता है गेम लॉफ्ट वालों ने ये गेम इस चिपसेट के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया हो, ऐसा हो सकता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं हाई सेटिंग पे भी गेम जो है वो अच्छी फ्रेम रेट पे चल रहा है, ज़्यादा अटक नहीं रहा है, इतना कुछ खास लैग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आराम से इसे खेल सकते हैं हाई सेटिंग पे।
HD रेजोल्यूशन पे, वो भी। अब GTA देखते हैं, GTA क्या ये फ़ोन GTA सैन एंड्रियास चला सकता है मैक्सिमम सेटिंग्स पे, और वो भी फुल HD रेजोल्यूशन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हर चीज़ मैक्सिमम पे सेट है। एक फ़नी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये गेम मेमोरी कार्ड पे इंस्टॉल था रीच कोजेंट में भी, तो ये गेम वहीं से चालू हुआ है जहाँ से मैंने रीच कोजेंट में रोक स्टॉप किया था इस गेम को। अगर आप रीच कोजेंट का गेमिंग वीडियो गौर से देखेंगे तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे। पर खैर, इसका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है HD रेजोल्यूशन पर, लेकिन फिर भी खेलने लायक है। लेकिन अगर आपको और स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मैक्सिमम सेटिंग पे नहीं खेलें। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कुछ अटक रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं लैग कर रहा है। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं और बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक हो, अगर ज़्यादा कोई लेटेस्ट गेम नहीं हो और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ज़्यादातर गेम प्ले स्टोर में जो भी अवेलेबल है उन्हें चला ही सकता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, हाई सेटिंग और मैक्सिमम सेटिंग पे नहीं। अब ज़रा इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। रीच कोजेंट का कैमरा तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, उसमें फोकस तक नहीं था। आप बोल सकते हैं फिक्स्ड फोकस या फुल फोकस कैमरा था उसका। इसमें कम से कम टच टू फोकस तो है। ज़रा एक फ़ोटो खींच के देखते हैं। ऑटो फोकस भी है इसमें, तो ये एक अच्छी बात है। अब क्वालिटी देखते हैं। ये है फ़ोटो जो अभी हमने खींचा था। तो क्वालिटी के मुकाबले में तो इस कैमरे की भी क्वालिटी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें ऑटो फोकस और टच टू फोकस तो मिलता ही है, तो ये एक अच्छी बात है। और अब ज़रा इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं, लेकिन इस कैमरा की क्वालिटी भी बिल्कुल रीच कोजेंट के कैमरा जैसी है। बिल्कुल भी डिटेल ये नहीं कैप्चर करता है। अगर आप मेरे जैसा मैं देख रहा हूँ सामने से ऐसे देख रहे होते तो आपको ये फ़ोटो पेंटिंग के जैसा दिखता, फ़ोटो के जैसा नहीं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है कैमरे के लिए। इतना ज़्यादा ब्लरी और इतना ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं है। बस ये है कि 3000 का फ़ोन है और उसमें कैमरा भी है और आप उससे फ़ोटो खींच सकते हैं ठीक ठाक, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वालिटी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इन कैमरों से। और बाकी के फीचर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें HDR है। बाकी की ये आपकी कैमरा सेटिंग्स हैं रेजोल्यूशन और क्वालिटी में। बैक कैमरा हाईएस्ट 5 मेगापिक्सल तक कैप्चर कर सकता है, फ्रंट कैमरा हाईएस्ट 2 मेगापिक्सल तक। क्वालिटी आप फाइन कर सकते हैं और वीडियोस की क्वालिटी भी हाई कर सकते हैं। एडवांस्ड सेटिंग्स हैं जी आपकी। पिक्चर क्वालिटी, वाइट बैलेंस, फोकस मोड इसमें है, कंटिन्यूस मैक्रो ऑटो, सीन मोड है, कंटिन्यूस शॉट है, ब्राइटनेस, मैनुअल एक्सपोजर। लेकिन इन सब सेटिंगों का ज़्यादातर कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप मुझसे पूछें तो, क्योंकि जब कैमरे की इनबिल्ट जो क्वालिटी है, जो लेंस की क्वालिटी है, जो इमेज प्रोसेसिंग की जो क्वालिटी है, जो भी कुछ इसमें ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है, तो इन सब सेटिंगों से ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी इसकी कैमरे की बात। अब बात करते हैं इसके म्यूज़िक और वीडियो प्लेबैक की। वीडियो प्लेबैक के ऊपर जाएं तो इसमें आप 4K वीडियो प्ले करने की तो सोचना भी मत। 1080p वीडियो ये प्ले कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये एक 1080p वीडियो है, फुल HD रेजोल्यूशन वीडियो, जो कि बिना किसी प्रॉब्लम के बड़े आराम से इस फ़ोन के डिफ़ॉल्ट प्लेयर में चल रहा है। और अब म्यूज़िक प्लेबैक की बात किया तो म्यूज़िक प्लेबैक बिल्कुल रीच कोजेंट की तरह ही इसका म्यूज़िक प्लेबैक भी इन ईयर
या फिर आपके ईयरफोन्स के थ्रू बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक है। जितना इस बेकार इसका कैमरा है 3000 रुपये के हिसाब से, उतना ही अच्छी इसकी म्यूज़िक क्वालिटी है 3000 रुपये के हिसाब से। मुझे जब भी मैं सुनता हूँ मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये 3000 रुपये के फ़ोन की म्यूज़िक क्वालिटी है। गिवन कि आप एक अच्छे हेडफोन्स यूज़ करेंगे जो फ़ोन के साथ आते हैं वो नहीं। इसमें इक्वलाइज़र भी है और स्पेशल हेडसेट के लिए बेस बूस्ट और सराउंड साउंड ऑप्शन भी हैं जो कि डिफ़ॉल्ट गूगल प्ले म्यूज़िक ऐप में आते ही हैं। और अब मैं आपको इसकी स्पीकर क्वालिटी सुना देता हूँ। स्पीकर क्वालिटी मेरे हिसाब से तो इतनी अच्छी इसकी कुछ ख़ास नहीं है, बहुत कम है, स्पीकर की वॉल्यूम बहुत लो है, लेकिन आप खुद सुन के डिसाइड कर सकते हैं। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा ओ, कभी बेबसी ने मारा। इस फ़ोन के साइज़ के हिसाब से इसका स्पीकर थोड़ा सा और लाउड हो सकता था, पर खैर जो है सो है। अब बात करते हैं, ज़रा वेब ब्राउज़र देख लेते हैं थोड़ा सा। वेब ब्राउज़र भी ठीक ठाक ही काम कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी स्मूथली। ये जो प्रॉब्लम हो रही है एक तो रैम की वजह से है और दूसरी इसकी जो टच रिस्पॉन्स है वो भी इतना कुछ खास नहीं है, उसकी वजह से ये इतना स्मूथ नहीं लग रहा है। लेकिन अब ज़रा इसका इन ब्राउज़र यूट्यूब प्लेबैक भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इन ब्राउज़र वीडियो परफॉर्मेंस भी और इन ब्राउज़र यूट्यूब परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। अब ज़रा एक फुल डेस्कटॉप साइट पे जाके पिंच टू ज़ूम भी चेक कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र जो परफॉर्मेंस जो होती है वो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। एक तो आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है और दूसरा आपकी रैम कितनी फ्री है फ़ोन में। अगर ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट हो तो आपका वेब ब्राउज़र शायद ही कभी लैग करेगा या स्टटर करेगा या अटक-अटक के चिपक-चिपक के चलेगा। अभी इस फ़ोन में जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चल रहा है सिवाय क्रोम खुद के। तो वेब ब्राउजिंग परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिंच टू ज़ूम भी बड़ी स्मूथली हो रहा है। तो ये एक कारण है इसका वेब ब्राउज़र परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। लेकिन अब अगर अभी यहीं पीछे बैकग्राउंड में कोई गेम चल रहा होता या फिर कुछ और एप्लीकेशन खुली होती तो यही वेब ब्राउजिंग परफॉर्मेंस इतना स्मूथ नहीं होता, क्योंकि जो प्रोसेसर का जो लोड होता है वो बढ़ जाता है और रैम भी बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से फिर परफॉर्मेंस इतनी स्मूथ नहीं रह पाती। अब अगर बात करें इसकी बैटरी की तो मैं इस फ़ोन को लगभग 2 घंटे से चला रहा हूँ, लगभग 2 घंटे से, और इसकी बैटरी 100% पे थी जब मैंने स्टार्ट किया था। अब इसकी बैटरी 86% पे है। तो आप बोल सकते हैं कि ये हर 2 घंटे में, और मैं हर चीज़ को कंटिन्यूअस नहीं चला रहा था, थोड़ा-थोड़ा मैंने हर चीज़ चलाया, थोड़ा-सा गेम खेला, थोड़ा-सा एक बेंचमार्क भी चलाया, थोड़ा-सा वेब ब्राउज़िंग की, थोड़ा-सा म्यूज़िक प्ले किया। तो आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट यूज़ पे ये हर 2 घंटे में 15% बैटरी लूज़ करता है लगभग, रफली, जो आपको अगर एक आइडिया चाहिए हो तो। और अगर आप कंटिन्यूअसली यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल से तो हर 2 घंटे में या 1 डेढ़ घंटे में ये कम से कम नहीं तो 20% बैटरी यूज़ करेगा। और एक बार मैं अब आपको एक साइज़ कंपैरिज़न दिखा देता हूँ। पता नहीं मेरे पास इन तीनों साइज़ के फ़ोन एक साथ फिर कभी होंगे कि नहीं, तो अभी मेरे पास है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों अलग-अलग साइज़ के फ़ोन एक साथ रखे हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 अलग-अलग जनरेशन के फ़ोन
साइज़ के फ़ोन एक साथ रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो एक टाइम था जब ये जो स्क्रीन थी 4 इंच की या 4.3 इंच की, इसे बहुत बड़ा माना जाता था। फिर उसके बाद आई 5 इंच, फिर उसके बाद आई 5.5 इंच, फिर अभी कुछ 6 इंच के फ़ोन भी आते हैं, लेकिन 6 इंच की स्क्रीन वाले फ़ोन भी आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कुछ पॉपुलर नहीं है। हालाँकि उनकी भी डिमांड है, लेकिन इतने ज़्यादा कुछ वो जितने ज़्यादा 5.5 इंच की स्क्रीन वाले फ़ोन या 5 इंच की स्क्रीन वाले फ़ोन की डिमांड है, इतनी उनकी नहीं है। अब मेन बात आती है आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यू फॉर मनी तो ये फ़ोन है। आपको 3,500 में 5 इंच का IPS LCD मिलती है, वो भी HD रेज़ोल्यूशन की, और फिर उसके ऊपर से क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 1 GB की रैम मिलती है। आपको 3,500 के फ़ोन में शायद ही 1 GB की रैम किसी भी फ़ोन में मिले, रीच कोजेंट को छोड़ के। आपको शायद ही ऐसा कोई फ़ोन मिलेगा 3,500 तक का, जिसमें आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी इकट्ठी, 1 GB रैम, क्वाड कोर प्रोसेसर, 5 इंच की डिस्प्ले। आपको ऐसे बहुत सारे फ़ोन मिल जाएँगे इसमें शायद 5 इंच की डिस्प्ले हो, लेकिन 512 MB रैम हो, या फिर डुअल कोर प्रोसेसर हो, या फिर IPS LCD ना हो, या फिर ऐसा ही जैसा कि मैंने बोला, आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलेगा। इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी और जो इसकी टच स्क्रीन की और टच बटन की जो क्वालिटी है, और एक जो मैंने जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसकी जो जो सिम स्लॉट है, अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, और वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि 3,000 रुपये में आपके पास ज़्यादा कोई चॉइस रहती नहीं है। आप क्वालिटी भी नहीं माँग सकते, आपको बस जो मिलता है वही आपको लेना पड़ता है। तो ये फ़ोन इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी आपको ऐसी भी नहीं मिलेगी, 10,000 रुपये के फ़ोन के लगभग भी क्वालिटी नहीं मिलेगी। इन दोनों फ़ोनों में से अगर आपको चुनना हो, और इसमें तो एक इश्यू है, एक SMS का इश्यू है जो कि ये फ़ोन बार-बार सेंड करता रहता है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस कटता रहता है। इस फ़ोन में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इस फ़ोन में आपका बैलेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, तो उससे आप बेफ़िक्र रहिए। और इसका परफ़ॉर्मेंस, दोनों का परफ़ॉर्मेंस लगभग सेम ही है। तो अगर आप एक दूसरा फ़ोन चाहते हैं, एक छोटे साइज़ का फ़ोन चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन जब तक इसका वो इश्यू SMS वाला सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक आप मत खरीदिएगा। और अगर आपको साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बड़ी कम से कम 5 इंच का डिस्प्ले ही चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन दोनों फ़ोन में से, या फिर इस बजट में से, इस बजट में आपको यही रीच ओपुलेंट खरीदने के लिए रिकमेंड करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ना आया हो तो नहीं, कैसी बात, लेकिन देखने के लिए शुक्रिया।